हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज हम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का ये लास्ट वीडियो ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले आपने अल्कोहल, इसके बाद फिनॉल और फिनॉल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी उसको हमने 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया है, आप उसे ज़रूर देखें। इसके बाद हमने ईथर बनाने की विधियां पढ़ रखी हैं, उसको आपने लास्ट वीडियो या इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा। आज हम ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करेंगे। जितनी भी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसे हम क्रमशः पढ़ेंगे। और आइए चलते हैं हम, ये देखें, आज हम पढ़ेंगे ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज, ईथर की या ईथर के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। ईथर के रासायनिक गुण में ध्यान रखें, सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ऐसे वीडियो को पाने के लिए आप बेल आइकॉन की जो बगल की बेल है उसे आप प्रेस कर देंगे, उसे आप क्लिक कर देंगे और जो ऑल नोटिफिकेशन है उसे आप ऑन करके रखेंगे। चलते हैं हम ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज या ईथर के रासायनिक गुण। देखिए, पहला नंबर हम हैलोजन अम्लों के साथ क्रिया कराएंगे। हैलोजन अम्लों के साथ क्रिया। हैलोजन अम्ल क्या है? हैलोजन अम्ल, हैलोजन मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन या फ्लोरीन। उसके साथ यदि H जुड़ा हुआ है तो उसे हम अम्ल कहते हैं। तो हैलोजन अम्ल का सूत्र HCl, HBr, HI, HF आदि ऐसे यौगिक हैं। देखिए, हम HCl लेते हैं यहाँ पर हैलोजन अम्ल में, HCl। क्या करेंगे, इस हैलोजन अम्ल में ईथर लेते हैं। ईथर बनाने की विधियां में या इसके पहले एक हमने वीडियो बनाया है जिसमें ईथर के रासायनिक गुण, ईथर के नामकरण से संबंधित वीडियो को आप देख सकते हैं और उसका नामकरण सीख सकते हैं। चलिए देखें, ये है ईथर C2H5O C2H5। कौन सा ईथर? इसे हम डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर या इसे हम IUPAC नेम में एथॉक्सी एथेन कहते हैं। ठीक है, एथॉक्सी एथेन। देखें, इसमें हम HCl के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं तो क्या होगा, एक H जुड़ जाएगा C2H5O के साथ, तो ये बनेगा C2H5OH। देखिए, C2H5O और यहाँ का H, तो बना एथेनॉल। क्या बना? एथेनॉल। और जो बचा हुआ है वो है C2H5Cl। क्या नाम हुआ इसका? C2H5Cl, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड या इसे हम क्लोरोएथेन कहेंगे, क्लोरोएथेन। तो यदि हम सममित ईथर, सिमेट्रिकल ईथर लेते हैं, सममित ईथर लेते हैं, तब हमें देखें यहाँ पर एथाइल अल्कोहल और एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। यदि हम अनसिमेट्रिकल ईथर लें, अर्थात दोनों एल्किल समूह अलग अलग हों, डिफरेंट हों, कैसे देखें यहाँ पर CH3O C2H5, इन दोनों केमिकल रिएक्शन के डिफरेंसेस को आप पहचानेंगे। देखें यहाँ पर ये सममित ईथर है क्योंकि दोनों एल्किल समान प्रकार के हैं, एथिल है C2H5, लेकिन यहाँ पर CH3 और C2H5 दोनों अलग अलग हैं। एक छोटा सा एल्किल समूह है और एक दूसरा बड़ा एल्किल समूह है। देखें, जब इसकी हम हैलोजन अम्लों से क्रिया कराते हैं तो जो छोटा वाला एल्किल समूह है CH3, उसके साथ क्या जुड़ जाएगा? उसके साथ जुड़ जाएगा हैलोजन, तो बनेगा CH3I, CH3I मेथिल आयोडाइड बनेगा, आयोडोमेथेन बनेगा। लेकिन जो बड़ा वाला एल्किल समूह है वो ऑक्सीजन के साथ और H के साथ जुड़ जाएगा और बनेगा C2H5OH। क्या
इसमें खासियत थी, जो असममित ईथर है, असममित ईथर में एक छोटा एल्किल समूह है, एक बड़ा एल्किल समूह है। छोटा एल्किल समूह हाइड्रोजन तत्व से जुड़ता है, आयोडीन से जुड़ता है, यदि HCl लिया जाए तो उसकी क्लोरीन से जुड़ता है, और जो बड़ा वाला एल्किल समूह है वो OH से जुड़ता है, H से जुड़ता है। तो इस प्रकार की विधि को जिस्सल विधि कहते हैं। तो नोट कर लेंगे, इस विधि को जिस्सल विधि कहते हैं। कौन सी विधि? जिस्सल विधि। तो इसे ध्यान रखेंगे। एक बार और रिवाइज करते हैं। जब असममित ईथर की बात करते हैं तो जो छोटा वाला एल्किल समूह होता है वो एल्किल हैलाइड बनाता है, और जो बड़ा वाला एल्किल समूह होता है वो एथेनॉल बनाता है, एथिल एल्कोहल बनाता है। इस विधि को जिस्सल विधि कहते हैं। चलिए अब हम HI अगर हम लेते हैं और इसकी थोड़ी सी मात्रा बढ़ा दें तो HI की अधिकता में, HI की अधिकता में यदि हम इसके आणविक द्रव्यमान या अणु की संख्या को हम बढ़ा दें तो जो देखें C2H5O C2H5 इसकी अभिक्रिया HI की बढ़ी हुई मात्रा के साथ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ HI इसके साथ अभिक्रिया कराती है तो क्या होगा देखें। यहाँ पर एक और HI लिख लें तो ये ऑक्सीजन और ये H2, तो H2O निकलेगा, एथिल आयोडाइड, तो C2H5I देखिएगा, C2H5 और 2 आयोडीन है तो एथिल आयोडाइड बनेगा। उस अभिक्रिया में जब हम HI की क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं तो सिर्फ एथिल आयोडाइड प्राप्त होता है और प्लस H2O प्राप्त होगा। ठीक है, नीचे नाम लिख लीजिएगा। इसे हम आयोडो एथेन कहते हैं, एथिल आयोडाइड कहते हैं। हमारे पुराने वीडियो पर आप जाएंगे, हेलो एल्केन के चैप्टर उठाएंगे तो IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन देखिएगा, उसके बनाने की विधियां देखिएगा, तो ये सब जो यौगिक हैं उनके नाम आप सीखेंगे। चलिए अगला देखें आप, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, लेकिन इस बार हम यहाँ पर टनो H2SO4 लेते हैं। 3 प्रकार के H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे। एक डाइल्यूट, मतलब क्या हुआ, तनु। तनु मीन्स होता है जब विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में अत्यंत नगण्य हो, विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम हो, उसे कहते हैं यहाँ पर तनु। अर्थात जब पानी की मात्रा ज़्यादा हो, विलायक की मात्रा ज़्यादा हो और उसमें मिलाए गए अभिकर्मक की मात्रा कम हो तो उसे हम तनु विलयन कहेंगे। देखिए तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होगा, यदि हम C2H5O C2H5 ये ईथर है, डाई एथिल ईथर, ऊपर नाम लिखा हुआ है डाई एथिल ईथर, यदि हम तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएं जिसमें विलायक मतलब H2O की मात्रा ज़्यादा है तो H2SO4 लिख लेंगे यहाँ पर तनु H2SO4। तब क्या होगा, तब देखिए ये HO के साथ जुड़ जाएगा और ये बचा हुआ C2H5 इस OH के साथ जुड़ेगा तो कंप्लीटली एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप तनु H2SO4 यूज करते हैं, उसे उपयोग में लाते हैं तो यहाँ पर एथेनॉल प्राप्त होगा। चलिए यहाँ पे लिख देंगे एथेनॉल, और जो उसके ऊपर अभिक्रिया लिखी हुई है, जब हम HI की क्वांटिटी लेते हैं, मैक्सिमम क्वांटिटी लेते हैं, तब यहाँ पर एथिल आयोडाइड प्राप्त होता है। और जब आप तनु H2SO4, चलिए सांद्र H2SO4 के साथ क्या अभिक्रिया होगा उसको करके देखते हैं। सांद्र H2SO4, सांद्र मीन्स क्या हुआ, जब विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में ज़्यादा हो तो यहाँ पर H2SO4 इसे हम सांद्र विलयन कहेंगे। देखें C2H5O C2H5 क्या नाम हुआ, डाई मेथिल, मेथिल नहीं कहेंगे, एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर या एथॉक्सी एथेन। H2SO4 को आप कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। ये देखें H2SO4 क्या होगा, एक O और इसका H, ये बन जाएगा C2H5OH।
तो क्या नाम हुआ इसका? एथेनॉल। और जो बचा हुआ मैटर है C2H5HSO4, तो इसमें एथिल HSO4, इसका नाम हुआ एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो आपने देखा कि जब तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराया गया वहां पर, तो कंप्लीटली एथेनॉल में वो परिवर्तित होगा, लेकिन जब हम सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया कराते हैं तो वहां पर एथेनॉल के साथ साथ एथिल हाइड्रोजन सल्फेट भी प्राप्त होता है। एथेनॉल के साथ साथ क्या प्राप्त हो रहा है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हो रहा है। अब हम इसके बाद एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला CH3COCl है। फिनॉल। अब हम देखें यहाँ पर ईथर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें हम यहाँ एसिटिल क्लोराइड की बात कर रहे हैं, CH3COCl। तो ये ईथर है C2H5O C2H5। इसकी क्रिया यदि हम CH3COCl, इसका नाम बताएंगे CH3COCl एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, या इसे हम एसिड क्लोराइड भी कहेंगे। तो CH3COCl, CH3COCl, या इसे हम IUPAC नेम में 2 कार्बन देखिएगा, 1 और 2, इसलिए इसे हम एथेनॉइल कहेंगे। क्या कहेंगे हम? एथेनॉइल, और Cl जुड़ा हुआ है इसलिए इसको हम एथेनॉइल क्लोराइड कहते हैं। तो यदि हम इसको दोनों के साथ मिला देंगे, अभिक्रिया करा देंगे, तब क्या होगा? ये CH3CO और ये O और इसका C2H5। फिर से देखिएगा CH3COO C2H5, तो CH3COO C2H5 इसको कहते हैं एसीटेट, इसको कहते हैं एथिल। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। आप IUPAC नेम अगर आप बनाएंगे इसको तो एथिल एथेनोएट कहेंगे, एथिल एथेनोएट। एथेनोएट 2 कार्बन है इसलिए इसको हम एथेनोएट कहते हैं। तो और इसे सामान्यतः एस्टर भी कहते हैं। चलिए और देखते हैं कि क्या बचेगा इसके साथ। तो C2H5 और Cl प्राप्त होता है, एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। नीचे नाम लिख देंगे एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन। नेक्स्ट अभिक्रिया में हम पढ़ेंगे किसके साथ? हम पढ़ेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। चलिए इसका सूत्र, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसी क्या होगा इसका केमिकल फॉर्मूला? एनहाइड्राइड CH3CO CH3CO, यहाँ पर O जोड़ देंगे। इसको हम CH3CO का होल ट्वाइस O लिख सकते हैं। क्या होगा? चलिए देखते हैं एक केमिकल रिएक्शन में। C2H5O C2H5, ये हुआ डाईएथिल ईथर, प्लस इसकी अभिक्रिया CH3CO CH3CO, ये देखिए बना हुआ है O। क्या होगा? देखें ये CH3COO और इसका C2H5, CH3COO C2H5, और कुछ बचा CH3COO C2H5। तो 2 एथिल एसीटेट प्राप्त हो जाएगा, 2 अणु एथिल एसीटेट, इससे भी एथिल एसीटेट ही प्राप्त होता है। उसमें तो कंपाउंड प्राप्त होते हैं। एक एथिल एसीटेट का जब हम एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एस्टर और एथिल क्लोराइड, लेकिन जो नीचे वाला कंपाउंड हुआ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराने पर मात्र एस्टर ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट अभिक्रिया हम किसके साथ पढ़ेंगे? PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। PCl5 को देखें किस तरीके से लिखेंगे हम। ये हुआ
PCl5, इसे हम क्या लिखते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो ये देखें ईथर में हम C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर ही लिखेंगे। PCl5 को आप कुछ इस तरीके से लिख लीजिए, ये 3 और अलग अलग कर देते हैं 2 क्लोरीन को। तो क्या हो रहा है, देखें 2 क्लोरीन, तो एक क्लोरीन एक एथिल के साथ, या फिर एक एथिल एक क्लोरीन के साथ, ये एक एथिल दूसरे क्लोरीन के साथ, तो क्या बनेगा, एक एथिल एक क्लोरीन के साथ। ऐसे 2 अणु बन पा रहे हैं, ऐसे 2 अणु बनते हैं एथिल क्लोराइड का। अब क्या बचा, एक ऑक्सीजन POCl3, क्या नाम हुआ इसका, फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड। तो जो मुख्य उत्पाद प्राप्त हुआ है उसका नामकरण करते हैं, वो है एथिल क्लोराइड। ये हुआ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। एक अगली अभिक्रिया हम कराएंगे, निर्जलीकरण करते हैं हम। जब ईथर का निर्जलीकरण होता है तो क्या बनेगा, चलिए यहाँ पे देखते हैं। ईथर का निर्जलीकरण में ये ईथर, इस बार हम डाई मेथिल ईथर लेते हैं। चलिए इसका नामकरण करेंगे। इसका नामकरण क्या हुआ, डाई मेथिल ईथर, या फिर मेथॉक्सी मेथिन बना। तो ये डाई बनाइए आप लोग भी। आप लोग जब रिएक्शन पढ़िए या जब हम इस वीडियो को देखें तो कॉपी लेकर बैठें और इसका नोट्स बनाएं, ताकि जो नाम है उस नाम को आप सरलतम विधि से सीख सकें। डाई मेथिल ईथर। यदि हम ECH3 को देखें, गौर से देखिएगा, ECH3 को ऐसे लिखें, देखें ऐसे इसको भी लिख लें। ये H जुड़ा हुआ है, H मैं नीचे यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो ये इसको गर्म कर देंगे। कौन सी विधि है ये, यहाँ पर राइट कर देंगे, निर्जलीकरण, इसे हम डिहाइड्रेशन। तो ये अभिक्रिया है निर्जलीकरण, लिख लीजिएगा। तो क्या हुआ, अगर हम गर्म करेंगे इसको 360 डिग्री सेल्सियस पर, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, एल्यूमिना Al2O3, तो ये H और ये H और ये ऑक्सीजन, क्या निकला, H2O। अब देखें क्या बना, CH2। तो जब हम डाई मेथिल ईथर का निर्जलीकरण करते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्राप्त होता है, एथिलीडीन भी बनेगा, इसे हम ओलिफिन भी कहते हैं। तो इसका नाम आप सीख लीजिएगा, एथिलीन। ठीक है। अब हम इसके बाद एक नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ेंगे, कोल्ड H2SO4। हमने ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज में 3 प्रकार के H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो उस अभिक्रिया में अब आप कोल्ड H2SO4 लेके अभिक्रिया करेंगे। तनु H2SO4 के साथ हमने पढ़ा, सांद्र H2SO4 के साथ हमने पढ़ा। इसके बाद अब हम कोल्ड H2SO4 के साथ पढ़ेंगे। कोल्ड H2SO4 मीन्स होता है ठंडा H2SO4 यदि ले, तब क्या होगा देखिएगा। अगर हम ठंडे H2SO4 का प्रयोग करते हैं, ठंडे H2SO4 में H2SO4 का जो H और SO4, थोड़ा सा देखिएगा इसको, ठंडे H2SO4 के साथ अभिक्रिया, ये हम ईथर प्रयोग करेंगे। ईथर C2H5O C2H5, इसे हम डाई एथिल ईथर कहते हैं। इसकी अभिक्रिया कोल्ड H2SO4 कुछ इस तरीके से लिख लेंगे हम।
इसे हम कोल्ड H2SO4, और जब ये दो पार्ट्स में बनता है, आयनित होता है, तो H प्लस और HSO4 माइनस ऐसे विभक्त होगा और ये जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा और क्या कंपाउंड बनेगा, देखें, ये दो एथिल और एक O और H प्लस ऐसे बनेगा, दो एथिल C2H5 का होल ट्वाइस OH माइनस नहीं बल्कि यहाँ पर प्लस लिखेंगे, जिसे हम ऑक्सोनियम कहेंगे। ईएम शब्द जो अंतिम में जुड़ता है वो धन चिन्ह के लिए होता है, ठीक। तो यहाँ OH प्लस, ये वाला H देखें, इसके साथ जुड़ जाएगा ये दो एथिल। अब देखिएगा क्या बच रहा है, HSO4 माइनस, तो इसे हम बड़े कोष्ठक के अंदर लिखेंगे और HSO4 जो आयनीकरण वाला भाग है उसे हम बाहर लिख देंगे। इसका नामकरण सीखते हैं। इसका नामकरण हुआ डाई एथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसको आप कंप्लीट कर लेंगे, डाई एथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। कब? जब ये कोल्ड H2SO4 के साथ अभिक्रिया हुई। अब हम कोल्ड HCl के साथ अभिक्रिया करेंगे, देखेंगे। अभी हमने यहाँ पर ठंडे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया है। अब हम ठंडे HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे और देखेंगे कि इससे क्या बनता है। तो आज हमने तीनों प्रकार के H2SO4 के साथ ईथर की अभिक्रिया पढ़ ली। आप इसे जब नोट करेंगे तो देखेंगे तीनों में कौन कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है, आपको वहाँ पे डिफरेंस उत्पाद प्राप्त होता है वो दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर C2H5, इसको हम एथिल कहते हैं, OC2H5, इसका क्या नाम हुआ, डाईएथिल ईथर। इसकी अभिक्रिया हम HCl, कैसा है ये HCl, कोल्ड। तो इस बार भी डाईएथिल ऑक्सोनियम, इसे भी हम H प्लस और Cl माइनस लिख लेंगे। तो कुछ इसी प्रकार से उत्पाद बनेगा C2H5 का होल ट्वाइस OH प्लस ऑक्सोनियम आयन। और देखें यहाँ पर इस बार आपको Cl माइनस सिर्फ दिखाई देगा, O के साथ H जुड़ चुका है, Cl माइनस। तो ये उत्पाद बनेगा। इस उत्पाद का नाम सीखते हैं, डाईएथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। डाईएथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। तो इसे आप नोट करें, किस अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराई गई है। इसमें अभिक्रिया कराई गई ठंडे HCl के साथ। तो क्या बन रहा है, वहां पर देखें डाईएथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। आगे हम पढ़ेंगे अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, हम ऑक्सीकरण पढ़ेंगे, सनलाइट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण। तो देखते हैं, ईथर लेके चलते हैं और कौन सा उत्पाद बन रहा है ऑक्सीकरण में, ऑक्सीडेशन। इसके बाद हम दहन भी पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन, इसे हम ऑक्सीकरण कहेंगे, ऑक्सीकरण। क्या होगा, डाईएथिल ईथर, इसको आप कुछ इस तरीके से लिखिएगा, CH3 CH2O CH2 CH3। देखिए C2H5 एथिल ही है, डाईएथिल ईथर, डाईएथिल ईथर। इस बार क्या होगा, इसका हम ऑक्सीकरण कर दें। ऑक्सीकरण मीन्स O2 का जुड़ना, O2 के साथ अभिक्रिया होगी। देखिए तो क्या बनेगा, इधर ध्यान से देखेंगे, ये दोनों ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा, CH3 CH, इतना ही लिखूंगा। एक ऑक्सीजन O, एक और ऑक्सीजन O, और जो यहाँ का हाइड्रोजन था अब यहाँ जुड़ जाएगा। बाकी आपको जो बचा हुआ है वो लिख देना है। तो
तो ये बन जाएगा OCH2CH3। क्या नाम हुआ ऑक्सीकरण करने पर? चलिए आप नाम बताइएगा, तब तक इसको हम सीखेंगे। सनलाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। देखिए नाम इसका क्या होगा, C2H5O, जिसे हम एथॉक्सी कहते हैं। C2H5O याद आ रहा है, हमने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा है एथॉक्सी। C2H5O एथॉक्सी, CH3O होता तो मेथॉक्सी, C3H7O होता तो प्रोपॉक्सी। यहाँ एथॉक्सी है, ये एथिल है, एथिल का ये कंपाउंड है, तो एथिल हाइड्रोपरॉक्साइड, इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी एथिल हाइड्रोपरॉक्साइड। हाइड्रोपरॉक्साइड लिख लेंगे। अब हम दहन करेंगे, कंबसन करेंगे, COMBUSTION। देखिएगा यहाँ पर दहन में अगर हम COMBUSTION इसे हम दहन कहते हैं, जलना। ईथर के जलने से क्या प्राप्त होगा, तो बताइए। इसका नाम आप लिखेंगे एथॉक्सी एथिल हाइड्रोपरॉक्साइड। देखिए ये है C2H5O, C2H5। हमने जो आज के वीडियो पर रिएक्शन पढ़ा है वो ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज, इस चैप्टर का लास्ट वीडियो आप देख रहे हैं। अंत तक इसको देखते रहिए और सीखेंगे हम कंबसन प्लस O2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे। दहन होता है जब भी कोई चीज़ें जलती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती हैं, तो क्या बनेगा। इस रिएक्शन को देखिए, कितने कार्बन, 4 कार्बन, लिख लीजिए आप 4 कार्बन, 4 कार्बन। अब देखिए इसके पास कितने हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन, लिख लीजिए आप 10 हाइड्रोजन। इस तरीके से और कंप्लीट कर दीजिए। कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, देखिए 1 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 2 ऑक्सीजन। तो अगर हम O को ऐसे लिखें तो ये कुल ऑक्सीजन हो जाएगा 8। कितने ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन। अगर हम यहाँ पर 1 ऑक्सीजन लिखते हैं तो ये हो जाएगा 5 ऑक्सीजन। तो अब गिने कुल कितने ऑक्सीजन, तो 8 यहाँ पर और 5 यहाँ पर, कितने ऑक्सीजन, 13 ऑक्सीजन के एटम्स की उपयोगिता है यहाँ पर। लेकिन हमारे पास यहाँ तो 3 ही है, तो हम यहाँ पर 6 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा एक और जुड़ जाएगा 13। तो इस प्रकार आप इस केमिकल बैलेंस को कंप्लीट कर लेंगे। ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज में हम हैलोजनीकरण पढ़ते हैं। हैलोजनीकरण 2 प्रकार की अभिक्रिया, एक अभिक्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में और दूसरी अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इन डार्कनेस एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। देखिएगा इन डार्कनेस जो हैलोजनीकरण होगा, हैलोजनीकरण पहली अभिक्रिया हम पढ़ेंगे इन डार्कनेस, अंधेरे में। तब क्या बनेगा, तब बनेगा, देखते हैं क्या प्राप्त होगा। इसे आप पहले ऐसे लिखेंगे CH3CH, CH2 को आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा। ऐसे ही आप इसे भी बना लेंगे ऐसे। तो ये है डाई, क्या है, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। इसका हैलोजनीकरण करते हैं। हैलोजनीकरण में Cl2, Br2, I2, F2 आदि एलिमेंट्स का जुड़ना इन द अब्सेंस ऑफ लाइट, इसे हम डार्कनेस कहें, डार्कनेस। तो ये क्लोरीन और ये H क्या निकलेगा, HCl निकलेगा और एक क्लोरीन इसकी जगह पर जाकर जुड़ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से देखें, एक यौगिक बनेगा, H की जगह पर Cl जुड़ रहा है, OCH2CH3। देखें तो इस प्रकार से जो बना हुआ कंपाउंड होगा उसका नाम सीखते हैं। देखें एक क्लोरीन है तो इस एक क्लोरीन को हम लिखेंगे मोनोक्लोरो, मोनोक्लोरो डाइमेथिल,
मोनोक्लोरो डाईएथिल लिखिएगा आप, चूंकि 2 कार्बन है तो डाईएथिल, मोनोक्लोरो डाईएथिल ईथर। अगर हम इसी अभिक्रिया को आगे बढ़ा दें, एक बार और हैलोजनीकरण कर दें, देखें एक बार और हैलोजनीकरण कर दें, तो जो बनेगा यहाँ पर एक H जो निकलेगा यहाँ से, इस H को हम इस बार ऐसे लिखते हैं और इसका H और इसका Cl, ये देखिएगा HCl एक बार और निकालते हैं। तो ये क्लोरीन तो जुड़ा ही है, जो दूसरा क्लोरीन आने वाला हो यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से बनेगा CH3CHCl, ये O जोड़ देंगे, CH यहाँ पर जुड़ेगा एक Cl, CH3। तो यहाँ पर एक नया बना हुआ यौगिक है। इस बार मोनो नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ 2 क्लोरीन है, तो इस बार हो जाएगा इसका नाम डाइक्लोरो डाईएथाइल ईथर। देखिएगा क्या लिखेंगे, डाइक्लोरो डाईएथाइल या एथिल ईथर। तो जब इन डार्कनेस, इन अब्सेंस ऑफ लाइट या प्रकाश की अनुपस्थिति में जब हम हैलोजनीकरण करते हैं ईथर की, तो बनता है डाइक्लोरो डाईएथिल ईथर। अगला जो बनेगा, देखें हम, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया। इस बार क्या होगा, इसे हम ऐसे लिखेंगे C2H5O C2H5 डाईएथिल ईथर। इसको हम हैलोजनीकरण करेंगे किसकी उपस्थिति में बताएं, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। यहां पर लिख देंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्या होगा, देखिए यहाँ पर 5 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 5 हाइड्रोजन, तो टोटल 10 हाइड्रोजन निकल जाएंगे और 10 क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो बनेगा देखिएगा C2, 10 हाइड्रोजन, जहाँ पर हाइड्रोजन निकलेंगे वहीं पर क्लोरीन जुड़ जाएगा, C2Cl5, कुछ इस तरीके से लिख लेंगे C2Cl5। ये देखिए ये Cl5, फिर से देखिए O जोड़ देंगे, फिर C2 और फिर से हम वो 5 हाइड्रोजन हटा देंगे, वहां पर जोड़ देंगे Cl5। कुछ इस प्रकार से कंपाउंड बनेगा। लेकिन देखें वो हाइड्रोजन निकलता है इसी के क्लोरीन के साथ, तो जो हम 10 यहाँ हम क्लोरीन जोड़ते हैं उतने ही हाइड्रोजन निकलते हैं, तो 10 और हाइड्रोजन ले लेंगे, HCl के रूप में निकलेगा, 10 हाइड्रोजन क्लोराइड के अणु निकल जाएंगे। देखिए कैसे, 5 हाइड्रोजन, ये 5 हाइड्रोजन, ठीक, टोटल 10 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 10 क्लोरीन, और जो 10 क्लोरीन है उन कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए वो जुड़ जाएंगे कार्बन के साथ। तो ये C2Cl5, कितने क्लोरीन की आवश्यकता हुई, टोटल हमें 20 क्लोरीन की आवश्यकता हुई, इसलिए हम यहाँ पर 10 लिख देंगे। ठीक, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इसका नाम बताएंगे आप, इसका क्या नाम हुआ, इसका नाम हुआ परक्लोरो डाईएथिल ईथर। इसको नोट कर लेंगे, इसका नाम हुआ परक्लोरो डाईएथिल ईथर। फिर से इसका नाम हुआ परक्लोरो, जब 10 क्लोरीन के ये परमाणु जुड़ेंगे तब इसका नाम हो जाएगा परक्लोरो डाईएथिल, क्योंकि ये डाईएथिल का डेरिवेटिव्स कंपाउंड है, तो डाईएथिल ईथर। तो इस प्रकार ये ईथर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी आज के वीडियोज में हमने पढ़ा। तो हमने इस चैप्टर का नाम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इसको हमने पूरे डिटेल से अलग अलग वीडियोज में कंप्लीट किया है। जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है उस वीडियोज को आप पूर्णतः देखेंगे, उसको हम कंप्लीट देखेंगे, और अलग अलग टॉपिक पर हमारे वीडियोज अवेलेबल हैं, उन वीडियोज को आप देखेंगे और उनसे हम बार बार सीखने का अभ्यास करेंगे।